मधुर भाषा संस्कृतम्, मृदुल भाषा संस्कृतम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है। अगर आपके भी ये प्रश्न है कि पेपर आने वाले हैं और अभी तक तैयारी नहीं हुई है, तो आप बिल्कुल सही लेक्चर सुन रहे हैं। पिछले जितने सालों के क्वेश्चन पेपर हमें उपलब्ध हुए हैं, उन सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हम एक सीरीज में सॉल्व करने वाले हैं, और जिनकी तैयारी अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हम इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की सीरीज को आरंभ करने वाले हैं। तो आपने हमारे साथ आने वाले लेक्चर्स में भी बने रहना है, क्योंकि प्रायशः ऐसा देखा जाता है कि 80 to 90% प्रीवियस ईयर के पेपर रिपीट होते हैं। 10-20% तो देखिए स्टूडेंट रिस्क लेना ही पड़ता है। अगर आप इन क्वेश्चन पेपर को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो आप सबको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी पता चलते हैं और उसके साथ साथ क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका भी पता चल जाता है। ऑलमोस्ट सभी हरियाणा की यूनिवर्सिटीज के सिलेबस सेम है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले आप सिलेबस को जरूर चेक करें। अभी तक जितना सिलेबस सॉल्व कर दिया गया है, उससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। आशा रख सकते हैं कि आप सब इन लेक्चर से लाभान्वित हुए होंगे और अन्य छात्रों तक भी इन लेक्चर्स को पहुंचाने का माध्यम जरूर बनेंगे। तो इसलिए आप लेक्चर के एंड तक जरूर बने रहें और साथ साथ नोट डाउन भी जरूर करते रहें। तो चलिए देर ना करते हुए आरंभ करते हैं। आज हम सॉल्व करने वाले हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर संस्कृत कंपलसरी के सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर को। ये क्वेश्चन पेपर हमें 2021 के पेपर में आया हुआ है। 80 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन पेपर रहेगा और 20 मार्क्स की हमारी इंटरनल रहती है। पहला प्रश्न हमारा वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस का रहता है। 8 प्रश्न पूछे जाएंगे और हर एक प्रश्न 2 नंबर का है, यानी ये कार्य आपके पास 16 मार्क्स का है। भले ही इन वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में चॉइस ना हो, पर इनमें मार्क्स लेना बहुत आसान है, तो इसलिए आपने बहुत ध्यान से इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं ताकि कहीं पर भी आपके मार्क्स ना कटें। प्रश्न है, दंडः शास्त्री प्रजा सर्वा पाठ की मूल पुस्तक व लेखक का नाम बताइए। पुस्तक कौन सी है? महाभारत। और इसके लेखक कौन है? महर्षि वेदव्यास। अगला प्रश्न है, दूध व पानी का उदाहरण किस प्रकार की मित्रता को बताने के लिए दिया गया है? सज्जनों की मित्रता को बताने के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है, कुंजरः प्रलयम गतः पाठ किस मूल ग्रंथ से लिया गया है? पंचतंत्र से। हाँ, इसमें उल्लिखित चारों मित्र कौन कौन से हैं? चिड़िया, काष्ठकूट, मक्खी और मेंढक। अगला प्रश्न है, केकड़े को बगुले की चाल का कैसे पता चला व उसने अपने बचाव के लिए क्या उपाय किए? केकड़ा जब बगुले के साथ जा रहा होता है तो वह दूर से ही शिला पर मछलियों की हड्डियों का ढेर देखता है, जिससे उसे बगुले की वास्तविकता का पता चल जाता है। तभी वह अपने बचाव के लिए बगुले की गर्दन को तोड़ डालता है। अगला प्रश्न है, सर्व शब्द स्त्रीलिंग चतुर्थी विभक्ति तीनों वचनों में रूप लिखिए। सर्वस्यै, सर्वाभ्याम, सर्वाभ्य। अगला प्रश्न है, क्री धातु लोट लगार मध्यम पुरुष तीनों वचनों में रूप लिखिए। कुरु, कुरुताम, कुरुत। अगला प्रश्न है, व्यंजन संधि की परिभाषा लिखकर 2 उदाहरण दीजिए। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? जब देखिए एक बार, ये व्यंजन वर्ण के पश्चात स्वर या व्यंजन वर्ण आ जाए तो जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण कहे हैं, देखिए सरल से सरल उदाहरण लिखिए। तत् प्लस लय, तल्लय। शाम प्लस त, शांतः। अगला प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण के अनुसार कारक कितने होते हैं और क्यों? सबसे पहले आप टेबल बनाइए जो बचपन से आपने पढ़ा हुआ है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान
से जुदाई संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है अरे। अब देखिए काउंटिंग कीजिए इनकी, कितने हुई संख्या? 8। यूं तो कारकों की संख्या 8 है, परंतु संबंध को कारकों में नहीं गिना जाता और दूसरा संबोधन को प्रथमा का ही भेद माना जाता है, तो इसलिए कारकों की संख्या कितनी होगी? 6। ठीक है, तो इस प्रकार आपने ये आंसर देना है। लेक्चर को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, किन्हीं 2 श्लोकों का हिंदी में सप्रसंग सरलार्थ लिखिए और किसी भी श्लोक को अटेम्प्ट करने का तरीका, सबसे पहले आप प्रसंग बताएंगे जिसमें लेसन का नाम और राइटर का नाम आएगा। अवतरण, एक पंक्ति में बताएं कि श्लोक में किस विषय पर बात की जा रही है। उसके बाद उस श्लोक का सामान्य अर्थ और उसको एक्सप्लेन करेंगे आप व्याख्या भाग में। और उसके पश्चात व्याकरण और विशेष अंशों को जोड़ा जा सकता है पर कंपल्शन नहीं है। तो इस तरीके से आपको श्लोक अटेम्प्ट करना है। पहला श्लोक देखते हैं। नात्यंतम सरलैर्भाव्यम गत्वा पश्च वनस्थलीम छिन्द्यन्ते सरलास्तत्र कुब्जास्तिष्ठन्ति पादपाः। ये लेसन नंबर 9 से लिया गया है। ये 9th लेसन का 18th श्लोक है जिसका नाम है नीति सूक्तय। आचार्य चाणक्य द्वारा रचित वृद्ध चाणक्य से लिया गया है। तो यहाँ पर आचार्य चाणक्य कह रहे हैं कि संसार में एक व्यक्ति को बहुत अधिक सीधे स्वभाव का नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों कहा, आइए जानते हैं। नात्यंतम सरलैर भाव्यम, कि बहुत अधिक सरल स्वभाव का नहीं होना चाहिए। गत्वा पश्च वनस्थलीम, वन प्रदेश में जाकर देखो। छिद्यन्ते सरलास्तत्र, कि वहां पर सीधे खड़े वृक्ष जो हैं छिद्यन्ते काट दिए जाते हैं। कुब्जा तिष्ठन्ति पादपाहा, और वृक्ष कैसे कुब्जा यानी टेढ़े मेढ़े वृक्ष जो है तिष्ठन्ति खड़े रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो संसार में बहुत अधिक सीधे और सरल स्वभाव के लोग होते हैं उन्हें ही सताया जाता है, और जो चालाक दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनका कुछ नहीं बिगड़ता है। क्योंकि उदाहरण दिया वन का कि जहां पर सीधे खड़े जो पेड़ हैं उन्हें तुरंत काट दिया जाता है दरवाजे आदि फर्नीचर बनाने के लिए, और जो टेढ़े मेढ़े वृक्ष होते हैं उनको कोई नहीं काटता। इसलिए सीधापन, ज्यादा सरल स्वभाव होना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा श्लोक देखते हैं। दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। और ये श्लोक लेसन नंबर 8 से लिया गया है। ये 8th लेसन का 2nd श्लोक है और इस लेसन का नाम है स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, कि स्थित प्रज्ञा की क्या परिभाषा होती है। और ये पाठ श्रीमद् भगवत गीता के 2 अध्याय जिसका नाम है सांख्य योग से लिया गया है। तो इतना आपने प्रसंग में ऐड करना है। तो यहाँ पर अर्जुन स्थित प्रज्ञा से संबंधित प्रश्न पूछते हैं और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि स्थित प्रज्ञा व्यक्ति किस प्रकार का होता है। दुखेषु अनुद्विग्न मना, दुखों में जिसके मन में व्याकुलता नहीं रहती है। सुखेषु विगत स्पृह, और सुखों में इच्छा रहित मन वाला हो जाता है। वीत राग भय क्रोध, राग का अर्थ है आसक्ति, जो आसक्ति डर और क्रोध से रहित हो जाता है। स्थित धीर मुनि रुच्यते, उस व्यक्ति को, उस योगी को स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि दुख आने पर उसे पीड़ित नहीं करते और सुखों की उसे इच्छा नहीं रहती और हर प्रकार की आसक्ति डर गुस्से से रहित हो जाता है। तो ऐसा योगी, ऐसा मुनि स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। अगला श्लोक देखते हैं। ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थश्च भिक्षुकः दण्डस्यै भयादेते मनुष्यः वर्तमनि स्थिता। ये लेसन नंबर 7 से लिया गया है। 7th लेसन का
9th श्लोक है और इस लेसन का नाम है दंडः शास्ति प्रजा सर्वाः। ये है पाठ महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के 12वें पर्व, जिसका नाम है शांति पर्व, से लिया गया है। तो यहाँ पर अर्जुन राजा युधिष्ठिर को दंड की महत्ता के विषय में समझाते हुए कह रहे हैं कि ब्रह्मचारी गृहस्थश्च, ये ब्रह्मचार्य आश्रम में रहने वाले, गृहस्थश्च गृहस्थ आश्रम में रहने वाले, वानप्रस्थश्च वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाले, भिक्षुक और संन्यास आश्रम में रहने वाले, दंड्यस्यै भयादेते मनुष्य, ये सभी मनुष्य दंड के भय से वर्तमानी स्थित हैं, अपने अपने मार्ग में स्थिर रहते हैं। दंड के प्रभाव के कारण ही ये सब व्यक्ति अपने अपने आश्रम का, अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। मैत्री पुनस्त्विदृशी पाठ का सार लिखिए। इस पाठ में हमें मित्र का लक्षण क्या होता है, मित्र को कैसे परिभाषित किया जाता है, तो ये सब आप यहाँ पर बताएंगे। और उसके साथ चॉइस में हमें एक श्लोक दिया गया है, मनसा चिंतितम कार्यम वचसा न प्रकाशयेत मंत्रेण रक्षेद गूढ़म कार्यम चापि नियोजयेत। और ये श्लोक लेसन नंबर 9 नीति सूक्त्य से लिया गया है। और ये 9th लेसन का 5th श्लोक है, आचार्य चाणक्य द्वारा रचित वृत्त चाणक्य से लिया गया है। बहुत ही सुंदर संदेश दे रहे हैं कि मनसा चिंतितम कार्यम, कि मन से सोचे गए कार्य को वचसा न प्रकाशित, वाणी से प्रकट ना करें, मंत्रेण रक्षेद गूढ़म, मंत्रणा पूर्वक सलाह पूर्वक उस गूढ़ रहस्य की रक्षा करें, कार्यम चापि नियोजित, और उसे कार्य में भी क्रियान्वित करें। कहने का तात्पर्य है कि मन से जो भी हम कार्य सोच रहे हैं उसे तत्काल वाणी से प्रकट ना करें, जब तक वह क्रियान्वित ना हो जाए तब तक उस रहस्य की रक्षा करें। इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। किन्हीं दो गद्यांशों का हिंदी में सरलार्थ अपने शब्दों में कीजिए। गद्यांश को लिखने का तरीका भी बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने श्लोक अटेम्प्ट किया था। सबसे पहले प्रसंग, लेसन का नाम आएगा, उसके बाद अवतरण। तो कहानी वाले गद्यांशों में आप अवतरण के अंतर्गत शिक्षा बताएंगे कि किन पात्रों के माध्यम से क्या शिक्षा दी गई है। उसके बाद आप उस गद्यांश का अर्थ लिखेंगे। उसके बाद व्याकरण और विशेष अंश को जोड़ा जा सकता है, पर कंपल्शन नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से गद्यांशों को सॉल्व करना है। पहला गद्यांश देखते हैं। अस्ति कस्मश्चिद वन प्रदेशे नाना जल चरस। अब गद्यांश को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है ताकि आपको लेसन का नाम पता चल जाए। ठीक है, कि जलचर वाली कहानी कौन सी थी। ये लेसन नंबर 12 है, जिसका नाम है अति लोभात बकोमृतः, जो पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र से लिया गया है। और इस कहानी के नाम से स्पष्ट है कि अति लोभात बकोमृता, की अत्यधिक लालच के कारण बगुला मारा गया, और जिससे हमें शिक्षा दे रहे हैं कि लोभ नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। अस्ति कस्मश्चिद वन प्रदेशे, किसी वन प्रदेश में, नाना जलचर सनाथम, की विविध अनेक प्रकार के जलचरों से युक्त महत्सर, एक बड़ा सरोवर था। तत्र च कृताश्रयो, और वहां आश्रय लेकर, बको बगुला वृद्ध भावम उपगतो, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया। मत्स्यान व्यापादयितुम असमर्थ, और मछलियों को मारने में असमर्थ हो गया। ततश्च श्रुत श्याम कंठ, और उसके बाद भूख से सूखे गले वाला होकर, सरस तीरे सरोवर के किनारे पर, उपविष्टो बैठा हुआ, मुक्ता फल प्रकार सदृशई अश्रु प्रवाहई, मुक्ताफल यानी मोतियों के समूह के समान, अश्रु प्रवाही अश्रुधाराओं से, धरातलम पृथ्वी को, अभिषिंचन सी खींचता हुआ,
रुरोध रोने लगा। एकः कुलीरको नाना जलचर समेतः, कुलीरको कहते हैं केकड़े को, कि एक केकड़ा अनेक जलचरों के साथ समेतते उस बगुले के पास आकर तस्य दुखेन दुखित, उसके दुख से दुखी हुआ। सादरम इदम उचे, आदर पूर्वक उससे बोला, माम किमत्ते त्वया न आहार वृत्ति अनुष्ठीयते, कि त्वया तुम्हारे द्वारा आहार वृत्ति भोजन क्रिया क्यों नहीं अनुष्ठीयते की जा रही है, तुम भोजन ग्रहण क्यों नहीं कर रहे हो। तो यहाँ कहानी हमें पता चली कि बगुले की कहानी है। जब वह वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है तो वह भोजन करने में, मछलियों को मारने में असमर्थ हो जाता है, तो वह बहुत अधिक रो रहा होता है। तो उसे इस अवस्था में देखकर जो जलचर होते हैं, जो जल में रहने वाले प्राणी होते हैं, उसके पास जाकर उससे पूछते हैं कि आपके रोने का, आपके दुख का कारण क्या है, आप भोजन क्यों नहीं ग्रहण कर रहे हैं। इस प्रकार आप अर्थ लिखेंगे। अगला गद्यांश देखते हैं। अथ ते तस्य शिष्याः गुरु स्नेहा समुपजात संवेगः संपन्नतरं प्रभुतरं च भैक्ष्यम उपसंहरन्ति स्म। कहाँ से लिया गया ये गद्यांश? लेसन नंबर 15 है, जिसका नाम है ब्राह्मण जातकम, और इसके राइटर हैं आर्यशूर, और जातक माला से यह लेसन लिया गया है। चलिए गद्यांश देखते हैं। अथ ते तस्य शिष्याः गुरु स्नेहात् समुपजात, इसके पश्चात तस्य उस अध्यापक के, उस गुरु के, शिष्याः वे शिष्य, गुरु स्नेहात् गुरु के प्रति स्नेह भाव के कारण, समुपजात संवेगा उत्पन्न हुए, संवेग वाले, उद्विग्न हुए, संपन्नतरम बहुत अधिक संपन्न, प्रभुतरम और बहुत अधिक, भैक्ष्यम भिक्षा को, उपसंहरति गुरु के पास लाने लगे। उस गुरु ने उन शिष्यों से कहा, अल्लम अनेन अत्र भवताम परिश्रमेन, कि बस करो इस परिश्रम से, न भैक्षोपहारा कस्यचित् दारिद्र्य शमताम शपयन्ति, कि भिक्षा के उपहार से कस्यचित किसी व्यक्ति की दारिद्र्य शामताम दरिद्रता की कमजोरी को शपयंती दूर नहीं किया जा सकता। शिष्य ऊचुः शिष्य बोले, किम करिष्यामो मंदभाग्या वयम, हम मंदभागी क्या करें, यत एतावान न शक्ति प्रयासः, हमारा तो यहीं तक शक्ति का प्रयास है, शक्ति का विस्तार है। अध्यापक उवाच, अध्यापक बोला, गुरु बोला, संति अन्य अपि शास्त्र परिदृष्टः धनुपार्जनो उपाय, शास्त्रों में पढ़े गए अन्य भी दूसरे भी धनुपार्जन उपाय, धन कमाने के उपाय हैं। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखेंगे। तो यहाँ पर कहानी क्या चल रही है? बोधिसत्व जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए आता है गुरु के पास, तो उनके गुरु अपने सभी शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए जो पढ़ाने के अतिरिक्त समय बचा करता था, उसमें अपनी निर्धनता के विषय में बार बार उन शिष्य को कहा करते थे। तो वे शिष्य भिक्षा से जो भी उपहार मिलता था या भिक्षा में जो भी मिलता था, वह सब गुरु को भेंट करने लगे। परंतु उनके गुरु कहते हैं कि क्या भिक्षा के उपहारों से किसी की निर्धनता को दूर किया जा सकता है? तब शिष्य बोलते कि हमारा तो इतना ही प्रयास है। तब गुरु उनकी परीक्षा लेने के लिए कहते हैं कि धन को कमाने के अनेक उपाय शास्त्र में बताए गए हैं। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखेंगे। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगला गद्यांश देखते हैं। त्वया भोजो भुवनेश्वरी विपिने हंतव्य प्रथमयामे निशायाः। भोज वाली कहानी का क्या नाम था स्टूडेंट्स, बताइए। यह है लेसन नंबर 16 और इस लेसन का नाम है नई के नापी समम
गता वसुमती। और ये महाकवि बल्लाल देव द्वारा रचित भोज प्रबंध से लिया गया है। तो इतना आपने प्रसंग में ऐड करना है। तो यहाँ पर राजा मुंज को जब भोज के विषय में ज्योतिषी से पता चलता है कि भोज का राज्य बहुत लंबी अवधि तक रहने वाला है, तो वह वसराज को बुलाता है और उसे आदेश देता है कि त्वया भोजो प्रथम यामे निशाया, कि तुम्हें रात्रि के प्रथम पहर में भुवनेश्वरी विपिने, भुवनेश्वरी के जंगल में भोजो हंतव्य, भोज को मारना है। शिरश्चांतपुर माने तव्यम, और सिर अंतःपुर में लाना है। स च उत्थाय निपम नत्वा आहा, और वह उठकर राजा को सिर झुकाकर बोला, देवादेश प्रमाणम, कि राजा का आदेश प्रमाण है। तथापि भवल लालनाथ किमपि वक्तु कामोस्मि, परंतु आपके प्रति स्नेह भाव के कारण मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सपराधम अपि मे वचः क्षंतव्य, अपराध युक्त मेरा वचन आप क्षमा करें। देव पुत्र वधः कवापि ना हिताय, कि हे राजन, पुत्र का वध कभी भी हितकर नहीं होता है। इत्युक्त आज वचनम आकर्ण्य, ऐसा कहकर वत्सराज के वचनों को सुनकर राजा कुपितः, राजा मुंज क्रोधित होकर बोला, त्वमेव राज्याधिपति नातु सेवकः, कि तुम मेरे सेवक हो, ना कि मैं तुम्हारा सेवक हूं। अर्थात राज्य के स्वामी तुम हो या मैं हूं, तुम मेरे सेवक हो और जैसे मैं कहता हूं तुम वैसे ही करो। तो इसकी कहानी कहाँ तक पहुंची है कि राजा सिंधुल का पुत्र उनके बुढ़ापे की अवस्था में होता है और वह अपने राज्य को अपने छोटे भाई मुंज को सौंप कर जाता है। और मुंज को जब ज्योतिषी के माध्यम से पता चलता है कि राजा सिंधुल के पुत्र भोज का राज्य अवधि बहुत लंबी होने वाली है, तो वह डर जाता है और राज्य लोभ के कारण अपने ही भतीजे का वध करने के लिए तैयार हो जाता है और वसराज को इस कार्य के लिए आदेश देता है कि इसे भुवनेश्वरी के जंगल में ले जाओ और इसका सिर प्रमाण के रूप में मेरे सामने लेकर आओ। पर चल रही है, तो इस प्रकार आप अर्थ लिखेंगे। अगला प्रश्न देखते, कुंजरह प्रलयम गता, और ये लेसन नंबर 10 से कहानी है जिसमें चिड़ा चिड़िया दंपत्ति की कहानी है और जिसमें उनके अंडे फूट जाते हैं और चिड़िया किस प्रकार अपनी मित्रों की सहायता से उस हाथी से बदला लेती है। तो यहाँ पर ये कहानी आप लिखेंगे। और इसके साथ चॉइस में हमारे पास परिवारजकस्य वचनम पाठ का सार पूछा गया है और ये लेसन नंबर 13 है जो पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र से लिया गया है। तो यहाँ पर एक धूर्त के द्वारा सन्यासी को ठगे जाने का वृतांत है। अगला प्रश्न देखते हैं, किन्हीं 3 शब्दों के यथोक्त विभक्तियों के रूप लिखिए। लता का प्रथमा और द्वितीय विभक्ति लिखनी है। चलिए साथ साथ रिवाइज करते जाएं फ्रेंड्स। लता, लते, लताः। द्वितीय विभक्ति लिखिए, लताम, लते, लताः। अगला देखते हैं, नदी की चतुर्थी और पंचमी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति देखिए, नद्यै, नदीभ्याम, नदीभ्य, नद्याः, नदीभ्याम, नदीभ्य। अगला देखते हैं, अस्मत् की तृतीय और सप्तमी विभक्ति पूछी गई है। तृतीय विभक्ति देखिए, मया, आवाभ्याम, अस्माभिः। सप्तमी विभक्ति देखिए, मयि, आवयोः, अस्मासु। आगे देखते हैं, तत् का नपुंसक लिंग प्रथमा और षष्ठी विभक्ति। नपुंसक लिंग की प्रथमा विभक्ति बनाइए, तत्, ते, तानि। षष्ठी विभक्ति लिखिए, तस्य, तयो, तेषाम। आगे देखते हैं, इदम शब्द रूप का स्त्रीलिंग लिखना है, द्वितीय और तृतीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति देखिए,
इमाम, इमे, इमाह। तृतीय विभक्ति देखिए, अन्या, आभ्याम, आभि। तो इस तरीके से आपको शब्द रूप का कार्य करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, किन्हीं 3 धातुओं के यथोक्त लकारों में रूप लिखिए। क्री धातु का लट लकार कैसे चलता है? करोति, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुतः, कुरुत, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। अगला है अस धातु का लंग लकार, किस प्रकार चलेगा? आसीत, आस्ताम, आसन, आसिहि, आस्तम, आस्त, आसम, आस्व, आस्म। अगला है पठ धातु का लोट लकार, पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। अगला है गम धातु का ललित लकार, गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथ, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। अगला है श्रु धातु का विधिलिंग लकार, किस प्रकार चलेगा? शृणुयात, शृणुयाताम, शृणुयुः, शृणुयाः, शृणुयातम, शृणुयात, शृणुयाम, शृणुयाव, शृणुयाम। अगला प्रश्न देखते हैं, किन्हीं 4 में संधि कीजिए। सत प्लस चित, सच्चित। तेज प्लस ता, तेष्टा। दिक् प्लस गज, दिग्गज। अंक प्लस कित, अंकित। रामः प्लस चलति, रामश्चलति। देव प्लस अयम, देवोयम। अगला प्रश्न देखते हैं, किन्हीं 4 में संधि विच्छेद कीजिए। मुनि प्लस रयम, मुनि प्लस अयम, विसर्ग संधि है यहाँ पर। महालाभ, महान प्लस लाभ। चंपू, चम प्लस पुह, सुहृद, सु, सुहृद प्लस सु। निस्सार, निस प्लस सार। यज्ञ, यज प्लस न। तो इस प्रकार संधि विच्छेद का कार्य करना है। अगला प्रश्न है, किन्हीं 6 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पहला देखते हैं, वह धन दान करेगा। स दान, धनस्य दानम, करेगा, लिट लकार लगाइए, करिष्यति। अगला है, प्रभा दूध पीती है। प्रभा दुग्धम पीबती। अगला वाक्य है, देवदत्त परिश्रम से पढ़ता है। देवदत्तः परिश्रमेण पठति। अगला है, वृक्ष से पत्ता गिरता है। अलग होने के भाव में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, यह बनेगा वृक्षात पतरम पतति। अगला है, धर्म पाप से रक्षा करता है। धर्मः पापात् रक्षाम करोति, या फिर लिख सकते हैं रक्षति। डरना, रक्षा करना के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगला वाक्य, सीता के पति राम थे। सीतायाः पति रामः आसीत्। अगला वाक्य, गंगा का जल पवित्र है। गंगायाः जलम पवित्रम अस्ति। तो इस प्रकार आपको अनुवाद का कार्य करना है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपके पास व्याकरण में शब्द रूप, धातु रूप, संधि और अनुवाद का कार्य है। और ग्रामर के लिए स्टूडेंट्स इतना कहेंगे कि अगर आपको एक्स्ट्रा आता है तो आप जरूर करके आएं, क्योंकि कई बार हलंत विसर्ग की गलती हो जाती है जहां पर मार्क्स कटने की संभावना हो जाती है। तो अगर आप एक्स्ट्रा करके आते हैं, वह प्रायशः ऐसा देखा गया कि एग्जामिनर उसे चेक कर देता है। तो इसलिए अगर आपको व्याकरण एक्स्ट्रा आती है, चॉइस के अलावा आती है, तो आप जरूर करके आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। अगर इस लेक्चर ने आपकी किसी भी तरीके से हेल्प की है, आपके डाउट्स को दूर किया है, तो एक प्यारा सा कमेंट
जरूर करके बताएं। आज की कक्षा में हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया और आशा रख सकते हैं कि आपने इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुना होगा और साथ साथ नोट्स भी बनाए होंगे। अगर आपका इन क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपकी कोई सजेशन हो तो वह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा यह भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप संस्कृत की अपडेट के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, संस्कृत सीखना चाहते हैं, सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी नई अपडेट्स और नए टॉपिक के साथ हम मिलते रहेंगे। नमो नमः। नमः संस्कृताय। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स।